अब की बार क्या संसद में मिलेगी वक्फ संशोधन बिल को हरी झंडी? अब की बार क्या संसद के रास्ते वक्फ को दफनाया जाएगा? वक्फ की जड़ें काटकर किसके गले में फूल माला? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि वक्फ में संशोधन समय की मांग है। और ऐसे में आज का सवाल ये उठता है कि मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनने से पहले वक्फ की जड़ें काटना कितनी जरूरी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय सर जी। सर, स्वागत है आपका धर्म। धन्यवाद। सर, योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक प्रवृत्ति के हिंदुत्ववादी छवि उनकी हमेशा रही है। जानना चाहती हूँ, संसद में तो बिल पारित होने की कोशिश हो रही है, आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बिल के पारित होने से योगी बाबा को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, पहली बात तो आप इसको समझिए, जो योगी जी कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, वो क्यों जरूरी उसको आप समझिए। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है जी। भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड का कहीं लिखा ही नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल कहीं लिखा ही नहीं है। बोर्ड ट्रिब्यूनल छोड़िए, WQF वक्फ शब्द ही नहीं है। इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बन गया। और 1950 तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़ जी। 1950 तक का मतलब उसके पहले 200 साल अंग्रेजों का शासन और उसके पहले 500 साल मुगलों का शासन, यानी 700 साल में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हुई? 50,000 एकड़। आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है? 10 लाख एकड़। यानी जो 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है जी, वो 1950 के बाद बढ़ी है, पिछले 75 साल में बढ़ी है। और वो बढ़ी क्यों है? क्योंकि 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया, उसको इंदिरा गांधी ने और विकराल बनाया, राजीव गांधी ने और खतरनाक बनाया, और 1995 में नरसिम्हा राव ने तो उसको मगरमच्छ जैसा बना दिया जी। और 2013 में मनमोहन सिंह जी ने तो उसको एकदम पूछो नहीं, मतलब ऐसी पावर दे दिया कि जहां हाथ रख दे वही प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए बिल लाया जा रहा है। ये आना जरूरी है। ये कानून, हालांकि जो संशोधन आ चुका है इसमें 44 संशोधन किए हैं सरकार ने। इतना घटिया कानून कि 1-2 संशोधन से ठीक ही नहीं हो रहा था, 44 संशोधन किए। उसके बाद जेपीसी में हम लोग गए थे, मैं भी जेपीसी में गया था जी। हमने वहां पे सारे जितने जेपीसी मेंबर सबसे ही पूछा था कि मुझे ये बताइए, कानून बन तो रहा है लेकिन भारत के संविधान में वक्फ लिखा कहाँ है? तो उस समय ये हुआ कि नहीं, हम तो, हमारा ये स्कोप नहीं, हमको तो आप ये बताइए जो बिल आया इसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए। तो मैंने, हरिशंकर जैन जी ने, विष्णु जैन जी ने, हम लोगों ने 22 सुझाव और दिए थे। यानी 40 अमेंडमेंट सरकार के और 22 अमेंडमेंट हमारे। हमने कहा अगर 22 को आप और ऐड कर दोगे तब ये कानून, ये जो वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल मनमानी करना छोड़ देगा। हमारा पहला ये कहना था कि जहां 2 मुस्लिम्स का झगड़ा हो वो झगड़ा वक्फ बोर्ड में चले, वक्फ ट्रिब्यूनल में चले। लेकिन जहां हिंदू और गैर हिंदू का झगड़ा हो, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का झगड़ा हो, अगर मुस्लिम का झगड़ा है आप उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में ले जाइए। ठीक है। सिया सुन्नी का झगड़ा है, वक्फ ट्रिब्यूनल से ठीक करिए। अहमदिया का, बोहरा का, सुन्नी का, सिया का झगड़ा है, उसको भी आप ठीक करिए। लेकिन जहां एक पक्ष हिंदू है, एक पक्ष जैन है, एक पक्ष बौद्ध है, एक पक्ष सिख है, या एक पक्ष पारसी है, या एक पक्ष ईसाई है, वो मामला ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड में नहीं जाना चाहिए। ये हमारा पहला कहना था। वर्तमान अभी बिल पास हो रहा है, अभी देखना पड़ेगा ये कानून आज से लागू होगा कि पुराने से लागू होगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जेपीसी ने हम लोगों की जो मांग रिजेक्ट कर दिया था, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो हमने 22 संशोधन सुझाव दिए थे, अगर उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया तो वक्फ एक्ट थोड़ा सा कंट्रोल तो हो जाएगा, वक्फ बोर्ड थोड़ा कंट्रोल तो हो जाएगा, 20% इसकी मनमानी रुकेगी। लेकिन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को अभी भी ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से देता हूं। अभी हम लोग नोएडा में बैठे हुए जी। ये आपका स्टूडियो है। आपके स्टूडियो पे अगर मैं आके कह दूं कि आपका स्टूडियो जो है ये मेरे पिताजी ने मंदिर बनाने के लिए दान किया हुआ है, तो हमारा और आपका जो विवाद मुकदमा चलेगा वही नोएडा की कोर्ट में चलेगा।
लेकिन कोई मौलवी आके कह दे कि ये आपका जहां स्टूडियो है, ये स्टूडियो हमारे पिताजी ने मदरसा चलाने के लिए दान कर दिया था या कुछ और काम के लिए दान, वक्फ कर दिया, दान का मतलब वक्फ, तो इसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। और वक्फ ट्रिब्यूनल यहाँ नोएडा में नहीं है, वो हर राज्य में एक ही होता है और राजधानी में होता है। तो आपको अपना स्टूडियो बचाने के लिए आपको लखनऊ भागना पड़ेगा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, ये सब ऐसी जगह है जो 600-700 किलोमीटर दूर है जी। झांसी का बुंदेलखंड वाला एरिया, ग्वालियर, ये वाला एरिया भी लखनऊ से 600-700 किलोमीटर दूर है। तो अभी भी गैर हिंदुओं को वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाना पड़ेगा। मेरा मानना है उसमें बदलाव होना चाहिए। भाई जिसको वक्फ कहते हैं उसको हिंदी में दान कहते हैं, उसको अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं। जो क्रिश्चियन करते हैं उसको चैरिटी कहते हैं, हम लोग कहते हैं दान, और मुस्लिम कहते हैं उसको वक्फ। तो जब शब्द अनेक है लेकिन चीज एक ही है, दान है, तो वो सारा का सारा मुकदमा अगर सिंगल हो तो अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये वक्फ एक्ट पूरा ही खत्म हो जाए, एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड हो, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता हो जी, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड हो, हिंदी में कहेंगे समान धर्मस्थल संहिता हो, और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो यानी समान संपत्ति संहिता हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ये नहीं, अगर ये चल रहा है तो इसमें केवल और केवल जहां दोनों पक्ष मुस्लिम हो उनका ही विवाद चलना चाहिए। अगर एक भी पक्ष हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, या एक पक्ष उसमें से सरकारी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो भी मुकदमा ये कोर्ट में ही चलना चाहिए, ट्रिब्यूनल में नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। कई दफ़ा तो खुद आपने भी इस बात का खुलासा किया है कि भारत के कई प्राचीन मंदिरों पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है। तमिलनाडु का एक मंदिर है जिसका खुलासा आपने बताया था, खबर भी छपी थी, न्यूज़पेपर भी छपा था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने यूपी का एग्जाम्पल दिया, अब इस संशोधन बिल के जैसे पारित हो जाएगा, क्या लगता है क्या योगी आदित्यनाथ, जिनकी हमेशा एक हिंदुत्व वाली छवि रही है, मंदिर निर्माण की, जैसे हमने काशी में देखा, अभी अयोध्या में देखा, तो जिन मंदिरों की जमीन पे वक्फ कब्जा करके बैठा हुआ है, क्या वो छूट जाएंगी जो यूपी के अंदर है? क्योंकि मैं सोचती हूँ यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। ये कानून में अगर इसको बैक डेट से लागू किया, इसको लीगल जो भाषा है उसको शब्द कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। अगर इस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव किया तब 1950 से कर लें, जब 26 जनवरी 1950 से कर लें, या 15 अगस्त 1947 से कर लें। ऐसे बहुत सारे कानून है, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी जो डेट दी गई है, बना वो 1991 में, लेकिन उसको लागू किया 15 अगस्त 1947 से। तो वैसे ही जो वक्फ एक्ट बन रहा है, अगर इसको 15 अगस्त 1947 से लागू कर दिया जाए तो 15 अगस्त 1947 में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। उसके बाद कितनी बढ़ी? 9.5 लाख एकड़ पिछले 75 साल में। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उन जमीनों की ऑडिट कराना आसान हो जाएगा, उन जमीनों को फास्ट ट्रैक करके उनको दिखवाना आसान हो जाएगा। भाई अगर जब भारत गुलाम था उस समय चलो मान लो किसी के पास कागज नहीं था, 1950 के बाद तो अब ये नहीं कोई कह सकता कि हमारे पास कागज नहीं है। तो कागज दिखाना चाहिए, ये इस एक्ट में आना चाहिए। भैया सबको अब कागज दिखाना पड़ेगा। अगर आप कागज नहीं दिखा रहे तो ये मान ली जाएगी ये जमीन आपकी नहीं है, फिर जबरदस्ती आपने कब्जा कर रखा है, फिर सरकार उसको ले सकती है। ये प्रावधान मेरा मानना है इसमें आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कानून में वो प्रावधान नहीं डालेंगे, अब मान लीजिए योगी सरकार ने या योगी जी ने किसी डीएम को बोल दिया भाई ठीक है इसको कर लो, तो वो तो कोर्ट जाएगा, और कोर्ट तो कानून देखेगा। कोर्ट सही गलत नहीं देखता, कोर्ट के कानून में क्या लिखा है कोर्ट उसको देखता है जी। इसलिए मेरा मानना है कि इस कानून में काफी कुछ इसमें बदलाव की जरूरत है। रेलवे की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, पीडब्ल्यूडी की जमीनों पे वक्फ ने कब्जा कर रखा है, हॉस्पिटल की जमीनों पे वक्फ ने कब्जा कर रखा है, नदियों के किनारे की जमीनों पे वक्फ ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे उत्तराखंड में जंगलों में कब्जा कर रखा है, जंगल में, वहां गाँव नहीं है, वहां पे जाके बोर्ड लगा दिया ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। अच्छा, चूंकि लगा दिया, किसी ने देखने वाला भी नहीं है, और मिली भगत से किसी अधिकारी कुछ पैसा वैसा दे के वहां कर दिया, तो 10-20 साल के बाद होगा, अरे तो 20-30 साल पहले वक्फ हो चुका है, तब 30 साल के बाद क्यों आए हो? फिर तो आपका वो लिमिट भी खत्म हो चुका है। तो ये जो खेल चल रहा है उसका रोकने का एक ही तरीका है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। आज की डेट में सब आधार हो गया है, इसलिए जो प्रॉपर्टी वक्फ की हो कह रहे हैं हम वक्फ प्रॉपर्टी है, और वक्फ की क्यों, सबकी, जो भी आदमी दान कर रहा है वो कागज दिखाए और अपना आधार दिखाए, वो उसके नाम पर रजिस्टर हो जाए। वक्फ के लिए तो देखिए यही कहा जाता है कि चट भी मेरी पट भी मेरी,
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस बिल के आने से, कानून बन जाने से स्टेट के पास क्या पावर आएगी, क्योंकि अब तक तो स्टेट के पास कोई पावर नहीं थी राज्य सरकारों के पास इस मसौदे में। इस कानून के बाद जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है, इसमें कानून में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट लैंड है, पब्लिक लैंड है, अब उस पे वक्फ बोर्ड जो दावा ठोकेगा तो वो मामला ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, बल्कि डीएम उसकी जांच कराएंगे। ओके। और अगर किसी मंदिर पे कर दिया तो? मंदिर वाले में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। मंदिर पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। जो वर्तमान कानून अभी जिस पे ड्राफ्ट आया है, अगर इसको आप ठीक से देखें तो ये बेसिकली ये कानून मुस्लिम्स के लाभ में है, हिंदुओं को कोई लाभ नहीं है। जैसे 3 तलाक खत्म हुआ, हिंदुओं का तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल। लेकिन समर्थन किया था हिंदुओं ने और विरोध किया था मुस्लिम ने, और फायदा मुस्लिम्स को था। आर्टिकल 370 खत्म हुआ, तो खत्म हुआ तो क्या हुआ, कश्मीर में शांति आ गई, मुसलमानों को ही फायदा, कश्मीर में शांति हुई तो कश्मीर में विकास बढ़ा, कश्मीर में विकास बढ़ा तो फायदा किसको हुआ, कश्मीर वालों को। कश्मीर में 98% कौन है, मुस्लिम आबादी। बड़ी सीधी सी बात है। ऐसे ही ये जो कानून आ रहा है, इसका समर्थन कौन कर रहे हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध सिख, जिनको एक पैसे का इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं। नुकसान ज्यादा होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं, जो अब तक नुकसान हो रहा था वो तो नहीं होगा ना। अब आगे से कब्जा करने पे रोक लगेगी, लेकिन अभी तक जो 10 लाख एकड़ जमीन कब्जा हो गई, वो तो उसको वापस ले पाना बड़ा मुश्किल है। इस कानून के आने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो वक्फ की जमीन पे, जैसे यहाँ पे दिल्ली में आईटीओ के पास एक बहुत बड़े मौलवी हैं, दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, मौलाना है, ठीक है, और 3000 एकड़ की, लगभग 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो वक्फ की, आईटीओ के पास प्राइम लैंड है दिल्ली की, उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया। अब वो विरोध कर रहे हैं। हैदराबाद में बहुत बड़े नेता है, लगभग 5000 एकड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो इस कानून का विरोध कौन कर रहे हैं, वो नेता, वो मौलवी, वो मौलाना कर रहे हैं, जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पे अपना हॉस्पिटल बनवा दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया है, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है, या वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने अपने थिएटर बनवा दिए हैं, अपने पिक्चर हॉल बनवा दिया है, या वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपना पेट्रोल पंप खोल दिया है। वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस कानून के बन जाने से लेकिन इनका भी तो कोई नुकसान ही नहीं, क्योंकि अब बन गए तो बन गए, इन्हीं के तो हैं अब ये। नहीं, जिन बन गया तो फायदा ही, उनको नुकसान ये है कि आगे और कब्जा नहीं कर पाएंगे। ओके। आगे नहीं कब्जा कर पाएंगे ना। उनकी मोनोपोली जो भी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसमें एक आध जज भी आ जाएगा, एक आध महिला भी आ जाएगी, उसका थोड़ा जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है थोड़ा वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अभी उनकी मनमानी चल रही थी, वो मनमानी बंद हो जाएगी। अभी तो क्या था भैया, यहाँ वाली हम कब्जा कर लेंगे, यहाँ वाली तुम कब्जा कर लो, तुम भी खुश हम भी खुश, वो थोड़ा सा रुकेगा। अल्टीमेटली ये कानून, मैं तो इसको अगर एक शब्द में कहूँ तो 3 तलाक जैसा कानून है। जैसे 3 तलाक से फायदा हुआ मुस्लिम्स को, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया, ऐसे ही इस वक्फ एक्ट से फायदा होगा मुस्लिम्स को, लेकिन मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं को 3 तलाक से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 3 तलाक होता नहीं हिंदुओं में, फिर भी हिंदुओं ने 3 तलाक कानून का समर्थन किया। वैसे ही हिंदू इस वक्फ एक्ट कानून का भी समर्थन कर रहे हैं, जबकि इसमें हिंदुओं के लिए कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल। इसी चर्चा पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा, और इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।